Hello dear learners, welcome back to the channel. So before introducing myself, let me tell you this video is specially dedicated for the students of class 10th and 12th who are going to give their boards examinations this year. And in this video, we will be discussing the entire strategy for the English examination. इंग्लिश का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे ज्यादातर बच्चों को डर लगता है क्योंकि ये सब्जेक्ट हमने पूरी साल तो नहीं पढ़ा होता है। अब इस पे डिस्कस करने से पहले मैं खुद के बारे में बता देना चाहती हूँ। आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं एक एलिजिबल पर्सन क्यों हूँ आपको गाइड करने के लिए, बिकॉज ऐसे क्रूशियल टाइम पर आपको ऐसे ही किसी पर भी तो ट्रस्ट नहीं कर लेना चाहिए। आई एम जस्ट अ सेकेंड। I am Palak Agrawal, your CUET and boards mentor, and I am currently pursuing BA Honours from Political Science, Hindu College, Delhi University, and I have scored 99% in my class 12th boards examination last year, that is in 2023, and in my class 10th board examination, I have scored 95%. Also, the CUET examination which was held last year, I scored AIR1, that is All India Rank 1, and 100 percentile in 6 subjects. इससे आपको समझ में आ गया होगा कि मैं एक ऐसी स्टूडेंट हूं जो आपको गाइड कर सकती हूं। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ही पेपर दिया है, बिकॉज आई हैव द फ्रेश एंड एक्सपीरियंस। आई विल बी टेलिंग यू कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कहां पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज अब केवल 10 से 15 दिन रह गए हैं। बट आई कैन गारंटी यू इन 10 से 15 दिन में हम इतनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं कि वी कैन स्कोर द हाइएस्ट मार्क्स दैट वी हैव एवर अचीव्ड। लेट्स बिगिन। ये मेरी क्लास 12 की मार्कशीट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे आई हैव स्कोर्ड 96 मार्क्स इन इंग्लिश। ओके, दिस इज माय CUET स्कोर कार्ड। यहाँ पे इंग्लिश में भी मैंने 100 परसेंटाइल स्कोर करा है, 199.64। लेट अस बिगिन विद द स्ट्रेटेजी फॉर इंग्लिश। मैं जैसे कह रही थी कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे ज्यादातर बच्चों को डर लगता है। इवन आई वाज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने भी साल भर इंग्लिश के बारे में कुछ ऐसा खास नहीं पढ़ा था, लास्ट के 1 महीने में तैयारी करना शुरू करा था। सबसे पहले तो ये बात मुझ में और आप में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं 10 से 15 दिन में पढ़कर इंग्लिश में 96 मार्क्स ला सकती हूँ, आप भी बहुत इजीली ला सकते हैं। फर्स्ट आपको ये रियलाइज करना है दैट यू हैव सफिशिएंट टाइम। पैनिक नहीं करना है, क्योंकि जब हम पैनिक करते हैं तो उससे हमारा सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। हमको क्या करना है? स्टार्ट करना है। जो स्ट्रेटेजी मैं बता रही हूँ उसको आपको बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना है। एंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जस्ट टेक योर पेन एंड पेपर, बिकॉज हम बहुत सी चीजें पढ़ते सुनते जाते हैं फिर वो दूसरे कान से निकल जाती हैं। टेक योर पेन एंड पेपर एंड जो स्ट्रेटेजी या फिर जो पॉइंट्स में बताते जा रही हूँ उनको आप नोट डाउन करते जाइए। ओके, फर्स्ट थिंग इज हमको सबसे पहले स्टेप में क्या करना है? 1 शॉट्स। आपको सबसे पहले 1 शॉट्स कंप्लीट करने। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन करा हुआ है कि फ्लेमिंगो 8 चैप्टर्स हैं, 5 पोएम्स हैं और ये 6 चैप्टर्स विस्तार के हैं। 8, 5 एंड 6 19 चैप्टर्स टोटल हो गए। अगर एक दिन में आप 2 1 शॉट्स देखेंगे, 2 चैप्टर्स के 1 शॉट्स देखेंगे, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा 1 शॉट्स आपको क्यों देखनी है। क्योंकि जब आप 1 शॉट देखेंगे वो शायद 35 से 40 मिनट की वीडियो होगी, इससे बड़े वीडियोज वाले 1 शॉट्स मत देखिएगा। तो उससे जो पूरी चैप्टर की समरी है वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। क्योंकि जब आप ऑडियो और विजुअल से देख रहे हैं तो आपको चीजें ज्यादा टाइम के लिए याद रहती हैं, इसीलिए आप एक 1 शॉट देखेंगे। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन चाहते हैं तो आप शिप्रा मिश्रा मैम के यूट्यूब के 1 शॉट देख सकते हैं, शिप्रा मैम के। एंड देन आपको जब पूरा 1 शॉट अच्छे से देख लेंगे, इसीलिए आपको एक दिन में एटलीस्ट 2 1 शॉट्स देखने हैं। सबसे पहले आपको 1 शॉट्स देखना है ताकि वो पूरी जो समरी है आपके दिमाग में बैठ जाए। जिन बच्चों ने अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो 1 शॉट मस्ट है, क्योंकि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि चैप्टर कहना क्या चाहता है, किस बारे में चैप्टर है, चैप्टर का थीम क्या है, प्लॉट क्या है चैप्टर का, मेन प्रोटैगनिस्ट एंड एंटैगनिस्ट क्या है चैप्टर के। इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि चैप्टर क्या है। अगर आप बिना 1 शॉट्स देख के केवल एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वर्ड्स थोड़े से डिफिकल्ट भी है एनसीईआरटी में। एंड ऑब्वियसली आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे डेडिकेटेडली होकर हर एक चैप्टर के हर एक वर्ड का मतलब समझ सके। सबसे पहले आपको 1 शॉट्स देखने हैं। शिप्रा मिश्रा मैम की रिकमेंडेड चैनल है, आप उसके 1 शॉट्स देख सकते हैं। जब आपने 1 शॉट्स देख लिए तो उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? देन आपको नेक्स्ट चैप्टर वाइज कंप्लीट करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये जो पूरी स्ट्रेटेजी है ये चैप्टर वाइज है, कि ऐसा नहीं है कि पहले हम सारे चैप्टर के 1 शॉट्स देख रहे हैं उसके बाद हम एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हैं। नहीं, पहले आपको कोई एक चैप्टर उठाना है। फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर आपने उठाया है, फॉर एग्जाम्पल द लास्ट लेसन ये चैप्टर आपने उठाया है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको इसका 1 शॉट देखना है। एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? सेकंड स्टेप में आपको करनी है एनसीईआरटी की रीडिंग।
एंड जब आपने वन शॉट देख लिया होगा तो मतलब चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो उसके बाद आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। कुछ अगर वर्ड समझ में नहीं आ रहे तो उनके जल्दी से गूगल करके उनके वर्ड्स के मीनिंग्स जो है वो ऊपर लिख लेने हैं। ये मीनिंग्स इसलिए लिख लेने हैं क्योंकि जैसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें वो मीनिंग पूछ सकते हैं, सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। और जब आप मीनिंग लिखेंगे तो आपकी जो वोकेबुलरी है वो इंक्रीज होगी, जो रीडिंग सेक्शन में आपको काम आएगी। तो सबसे पहले आपको वन शॉट्स देखना है, उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग करनी है और जो इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है वहां पे लिख लेने हैं। एंड इवन जब आप एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे होंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ऐसे समझ में आ रही होंगी, जैसे कुछ नेम्स हो गए लोगों के, या फिर कुछ प्लेसेस हो गई, या पर्टिकुलर कोई इवेंट है मेनली, तो जैसे यहाँ पे स्टोरी का प्लॉट चेंज हो रहा है तो वहां पे उनको आप इंपॉर्टेंट को मार्क कर लेंगे। क्योंकि लाइक चैप्टर में पेपर में काफी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आने लगे हैं एंड इवन लॉन्ग आंसर्स आने लगे हैं, जहां पे आपको कोई पर्टिकुलर लाइन उठा के दे दी जाती है और फिर उसको आप एक पर्टिकुलर लाइन को एक्सप्लेन करना होता है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी रीडिंग का काम आता है। जब आपने एनसीईआरटी रीड करी हुई होगी तब आपको ध्यान होगा कि ये लाइन कुछ इस पैराग्राफ में थी, इस कहानी के स्लॉट में थी, इस प्लॉट में थी, तो वहां से आप आंसर को इसलिए अच्छे से लिख पाएंगे। एंड जब आप एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेंगे उसके बाद आपको करनी है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व। लाइक पीछे केवल जो एनसीईआरटी के पीछे जो हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं उनको आपको कैसे सॉल्व करना है, ये भी पूरी स्ट्रेटेजी में बताती हूँ। हम पूरा अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि आपको क्या क्या करना है, और वीडियो को मैं शॉर्ट रखूंगी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, बट जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्रक्स में मैं आपको बता सकूं। तो जब आपने एनसीईआरटी की रीडिंग कर ली उसके बाद चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं आपको उन सारे क्वेश्चंस को रीड करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको उनके सारे आंसर्स लिखने, सारे क्वेश्चंस को रीड करना है और आपको फिर जब क्वेश्चंस रीड कर रहे होंगे तो आपको अपने दिमाग में वो स्टोरी रिकॉल करनी है जो आपने समझी हुई है वन शॉट से और एनसीईआरटी की रीडिंग से। तो जब आप उसको रिकॉल करेंगे तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि हाँ इस क्वेश्चन में मैं ये आंसर लिख सकता हूँ, इस क्वेश्चन में ये मैं पॉइंट डाल सकता हूँ, और फिर आपको ऐसा लग रहा होगा ये क्वेश्चन तो मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है समझ में। तो जब वो क्वेश्चन आपको जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आपको गूगल कर लेना है और गूगल में जो भी आंसर आएगा तो वहां पे जो मेन पॉइंट्स हैं तो वहीं पे आपको क्वेश्चन के साइड में उन मेन पॉइंट्स को लिख लेना है। तो जाके आप जब आप दोबारा रिवीजन करेंगे तो वहीं से वो मेन पॉइंट्स आपको ध्यान में आ जाएंगे। तो जो आंसर आपको नहीं आ रहा है तो उसके मेन पॉइंट्स को आपको लिख लेना है। ऐसे ही आपको सारे चैप्टर्स, तो ऐसे ही जैसे स्ट्रेटेजी मैंने बताई, सबसे पहले वन शॉट्स आपको देखनी है, शिप्रा मिश्रा मैम के रिकमेंडेड वन शॉट्स है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है एंड उसके बाद आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ये यहां तक काम हो गया। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, जब हमने ऐसे सारे करके सारे वन शॉट्स वगैरह सब कंप्लीट कर लिया है, लाइक लिटरेचर सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद और हम जैसे यहाँ पे आप पहले देख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लाइक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे कि लास्ट लेसन जो कि फर्स्ट लेसन, लाइक आयरॉनिकली ये फर्स्ट चैप्टर है बुक का, द लास्ट लेसन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लेसन। और इसमें एक जो टॉपिक है लाइक एक तो वो जो बर्ड्स वाला, लाइक जो बर्ड्स आवाज कर रही थी, एक तो वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एंड इवन जो लैंग्वेज शोविनिज्म का टॉपिक है वो भी क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग आंसर में, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया इसमें। एंड नेक्स्ट इज इंडिगो वाला, यहाँ पे ऑब्वियसली गांधी जी से एक रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। टाइगर किंग भी इंपॉर्टेंट है। टाइगर किंग लोग काफी बच्चे होते हैं, पहले मुझे भी लगता था कि ये क्या इजी सा टॉपिक है, इससे क्या क्वेश्चन आएंगे, बट द थिंग इज इसमें वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है, इसीलिए ये टाइगर किंग भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जैसे कि यहाँ पर इस मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में यहाँ पे एक सोशल मैसेज छुपा हुआ है इस चैप्टर पे, तो इसीलिए ये वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि इससे बच्चों में जो सोशल वैल्यूज है वो आती हैं, इसीलिए ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो ये 4 चैप्टर तो आपको पक्के से करके जाने हैं, लाइक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इनसे क्वेश्चंस आएंगे या इनके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एंड स्पेशली लॉन्ग मार्कर क्वेश्चंस। एंड इसके बाद आपको राइटिंग के लिए क्या करना है, लाइक राइटिंग के लिए बहुत बच्चे परेशान होते हैं, इवन आई वाज ऑल्सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स जो राइटिंग में लाइक मुझे लगता था कि यार मेरे यहाँ मार्क्स कट जाएंगे, यहाँ मार्क्स कट जाएंगे, इवन मैं कितना भी कर लूँ, क्योंकि मेरे स्कूल से आदत थी, लाइक मैं स्कूल में बहुत अच्छा लिख के आती थी, फिर भी मेरे सर थे वो कभी ना कहीं मार्क्स काट लेते, कभी इधर आधा काट लिया कभी उधर काट लिया, बट जितने जैसे मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में 96 मार्क्स आए हैं, तो आई कैन लाइक आई एम प्रिटी श्योर कि मेरे राइटिंग में तो कोई ना कहीं नंबर नहीं कटा है। तो ये जो स्ट्रेटेजी मैं बताती हूँ उसको आप फॉलो करेंगे तो इसकी आपके राइटिंग में एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मेट याद कर लीजिए, इस फॉर्मेट में एक बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यार 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं, उनके फॉर्मेट को आप बिल्कुल घोल के पी जाओ, अच्छे से उनके फॉर्मेट्स को याद कर लो। और प्लीज जब भी फॉर्मेट याद करें देख लेना, या तो आप सीबीएसई ने जो रिलीज करा है ऑफिशियल फॉर्मेट
उसको याद करना। कोई इधर उधर की वीडियो उठा के याद मत कर लेना, उनमें बहुत गलतियां होती हैं। तो सबसे पहले हमने कर लिया फॉर्मेट याद। उसके बाद हम देखेंगे कि पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। लाइक जो लास्ट ईयर का पेपर जो मैंने दिया था और मुझसे पहला वाला पेपर, तो उसके पीवाईक्यू को अच्छे से देख सकते हैं कि लाइक किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। और मेनली जो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में, उसको अच्छे से समझना होता है कि लाइक सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, एड्रेस क्या है सेंडर का और रिसीवर का एड्रेस क्या है, डेट कौन सी है, इन सारी, और नोटिस में जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इन सारी चीजों को आपको अच्छे से समझना होता है। लाइक व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, रीड इट वेरी केयरफुली, क्योंकि बहुत गलतियां कर देते हैं बच्चे क्वेश्चन रीड करते टाइम पे। जैसे यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि मैंने कितना बड़ा ब्लंडर करा था अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन में इंग्लिश की क्लास 12 के। लाइक मैंने नोटिस लिख लिया था, लेकिन फिर मैंने रियलाइज करा कि मैंने उसमें कुछ प्लेस या लाइक कुछ तो मैंने बहुत गलती कर दी थी। तो मैंने ये जो ऐसे करके पूरा नोटिस बनाया हुआ था, ये इधर लेफ्ट साइड वाले पेज पे, उसको मैंने पूरा कट करा था और फिर मैंने नेक्स्ट पेज पे दोबारा नोटिस बनाया था। आपको समझ रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कोई तो छोटी गलती करी थी क्वेश्चन रीड करने में, जिससे मेरा कितना ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है रीडिंग सेक्शन की, ठीक है। तो जब यहाँ पे हमने पीवाईक्यू एनालिसिस कर लिया कि कैसे पीवाईक्यूज आ रहे हैं, उसके बाद आपको हर क्वेश्चन का एक एक पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना है। लाइक जैसे आपने पिछले साल का पेपर उठाया और उसमें से जैसे कि सेक्शन क्वेश्चन ए जैसे नोटिस है या फिर आर्टिकल है या फिर लेटर है, तो उसमें हर एक क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं। और जैसे कोई क्वेश्चन है जहां पे आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे अच्छे नंबर नहीं आने, तो उसके आपको 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने। उसके बाद फोर्थ आता है रेस्ट वाइल डूइंग सैंपल पेपर। जैसे आपने पीवाईक्यू एनालिसिस कर लिए और जब एक एक पीवाईक्यू यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, तो जब बाकी आप सैंपल पेपर वगैरह सॉल्व करेंगे तो वहां पे बाकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी राइटिंग की। तो और फिर जैसे हम बता रहे थे कि जैसे कि आपने पहले तो यहाँ लिटरेचर कंप्लीट कर लिए वन शॉट से, एनसीईआरटी रीडिंग करके, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं और ये राइटिंग की स्ट्रेटेजी बता दी है। इतना आपने कर लिया है। रीडिंग के लिए आपको कैसे करना होगा, रीडिंग के लिए जैसे बताते हैं, रीडिंग के लिए सिर्फ आपको बताया जाता है प्रैक्टिस करनी है आपको। बट द थिंग इज आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ही इजी पैसेजेस सॉल्व कर रहे होते हैं और कुछ बहुत ही टॉप लेवल की कर रहे होते हैं, इतने डिफिकल्ट तो आ भी नहीं रहे होते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, आपके पास 2 पेपर है। एक तो सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है इस बार जो उन्होंने रिलीज करा है, उसको आपको लगा के देखना है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और ये भी एनालिसिस करना है कि आपको कहाँ गलती आ रही है, लाइक टाइम की कमी आ रही है कि कहाँ गलती आ रही है। और सीबीएसई का जो 2023 का पेपर है, लाइक जो पेपर मैंने सॉल्व करा था उसको सॉल्व करना है। रीडिंग के लिए ये हो गया, ठीक है। और जब आपने ये कर लिया है तो आपको सैंपल पेपर्स रीड करने हैं। लाइक किसी भी कोचिंग का सैंपल पेपर उठा लीजिए। वैसे मेरा रिकमेंडेशन होता है कि कुछ स्कूलों के जो प्री बोर्ड्स होते हैं आपको उनको ज्यादा सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जो सैंपल पेपर्स होते हैं इनमें बहुत ही ज्यादा गलतियां होती हैं। लाइक मैं जब सैंपल पेपर सॉल्व करती थी या रीड करती थी, मुझे बहुत इरिटेशन होता था कि लाइक यार आधा टाइम तो हमें गलतियां ढूंढने में निकल जा रहा है और हम गलत गलत आंसर याद कर लेते थे। तो जैसे अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे सैंपल पेपर को सॉल्व कर पाए, तो आपको बस रीड करना है। तो जब आप सैंपल पेपर रीड करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं इन्हें कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। और सैंपल पेपर में जो आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। लाइक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ पे हमारी बहुत गलतियां हो जाती हैं, तो इसीलिए आपको इनका ध्यान रखना है। लेकिन मैं एक चीज ये भी बताना चाहूंगी, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने एनसीईआरटी की रीडिंग कर ली है। और प्लीज इधर उधर बिल्कुल मत भागिए कि हम इसके यहाँ भी इसके चैनल पे जाकर सॉल्व कर ले क्वेश्चन, इसके चैनल पे सॉल्व कर ले, हर एक बुक से सॉल्व कर ले। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग मारेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। मैंने भी यही गलती करी थी और मैं चाहती हूँ कि आप ये गलती ना दोहराएं। तो इसीलिए एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी को अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद आप कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। जी, लिमिट किसी चीज की नहीं होती है कि मैं इतना सब है कि मैं इतना सॉल्व कर पाऊं, लेकिन जब मैं इतना, उसमें काफी गलतियां भी होती हैं, एरर्स भी होते हैं, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। मुझे याद है एग्जाम से एक दिन पहले कुछ क्वेश्चंस थे, आ गए थे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस का कोई पीडीएफ, मैंने उठाया, मैं सोचा सॉल्व कर लेती हूँ, उसमें क्वेश्चंस गलत थे, मेरे गलत हो रहे थे, मेरा कॉन्फिडेंस पूरा हिल के रह गया। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद जब आपने सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए तो जो मेन चीज आ जाती है, एटलीस्ट सॉल्व 2 पेपर्स प्रॉपरली।
2 पेपर्स आपको प्रॉपर 3 घंटे बैठ के करने ही करने हैं। और इनमें अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आपको एक तो सीबीएसई का ऑफिशियल जो सैंपल पेपर है उसे सॉल्व कर लीजिए। ये जो सेम स्ट्रेटेजी मैंने करी थी मैं वो बता रही हूँ आपको, जिससे मेरे को इजीली 96 मार्क्स आ गए थे। आपको 96 क्या उससे भी ज्यादा आ सकते, इवन 99 100 भी आ सकते। कोई डिफिकल्ट नहीं है इंग्लिश में मार्क्स लाना, बस क्या होना चाहिए, हमें खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यस दैट वी कैन डू इट। तो सबसे पहले आप सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हैं और 2023 वाला जो मेरा पीवाईक्यू है, लाइक जो पेपर मैंने सॉल्व करा था उसे सॉल्व कर सकते हैं। इनको आपको 3 घंटे प्रॉपर बैठ के ही सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे इस पे क्यों एम्फसाइज कर रही हूँ कि आपको 3 घंटे बैठ के प्रॉपर सॉल्व करना है। एंड केवल इतना ही नहीं, आपको प्रॉपर एग्जाम के इन्वायरमेंट में सॉल्व करना है, लाइक चेयर टेबल पर बैठकर सॉल्व करना, कोई भी आवाज नहीं आ रही हो, कोई खाना पीना कुछ नहीं, उस प्रॉपर टाइम में जैसे कि आप पूरा एग्जाम दे रहे हो उस तरीके से, लाइक जो फाइनल होता है तो उस तरीके से आपको पूरा तैयार करना है, पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करना है। और जब आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा दैट यू कैन इजिली डू योर पेपर वेल। और इंग्लिश के पेपर में सबसे ज्यादा है टाइम का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। काफी गलती हो जाती है, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है मैं बताती हूँ। जैसे इंग्लिश के पेपर में टाइम की बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि मेरे को पेपर कुछ शायद 5 से 10 मिनट लेट स्टार्ट हुआ था, क्योंकि हमारा पहला पेपर था 24 फरवरी को था हमारा पहला पेपर इंग्लिश का ही था, और कुछ 5 से 10 मिनट लेट स्टार्ट हुआ था, तो वहां पे मेरे को स्ट्रेस हो गया था। एंड जैसे मैंने बताया नोटिस पे मैंने गलती कर दी थी, तो मुझे पूरा नोटिस दोबारा से काट के दोबारा लिखना पड़ा था। इसीलिए मेरे पास कम टाइम बचा था रीडिंग सेक्शन के लिए, और रीडिंग सेक्शन मैंने बहुत ही ज्यादा जल्दी में हफाजार्डनेस में करा था, और आई एम प्रिटी श्योर कि मेरे रीडिंग सेक्शन में ही 4 नंबर कटे होंगे, बाकी मेरे पूरे 96 आए थे इंग्लिश में। तो इसीलिए आपको प्रॉपर अच्छे से ख्याल रखना है जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। और ब्लैक पेपर कैसे सॉल्व करना है, कौन कौन से सेक्शन से सॉल्व करना है, तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने रीडिंग से सॉल्व करा था। मैंने सोचा था कि जो प्रॉपर फॉर्मेट है क्वेश्चन पेपर का उसी से चलते हैं, उसी से सॉल्व करते हैं। तो पहले सेक्शन ए हमने रीडिंग सॉल्व करा था। हाँ ये बात है कि रीडिंग में मेरे को काफी क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, तो जितने आ रहे थे उतना कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। फिर बी में मैंने राइटिंग करा था, राइटिंग मैंने पूरा कंप्लीट करा था, एक बार में कुछ भी नहीं छोड़ा था लास्ट के लिए। पहले मेरी आदत थी, पहले मैं राइटिंग सेक्शन लास्ट में करा करती थी, बट फिर मैंने ये रियलाइज हुआ था कि जब मैं लास्ट तक आती हूँ तब मेरी जो पूरी क्रिएटिव थिंकिंग है, सोचने की शक्ति होती है, ऐसे क्योंकि राइटिंग में हमें खुद से लिखना पड़ता है, हमें कुछ याद तो होता नहीं है, तो वो पूरी खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम पेपर स्टार्ट कर रहे होते हैं तब पूरा फ्रेश होता है। तो इसीलिए पहले रीडिंग करेंगे, ताकि जब आप रीडिंग करेंगे तो पूरा दिमाग अच्छा शांत होगा, स्टार्टिंग होगा, फ्रेश होगा, तो आपको इजीली आंसर्स मिल जाएंगे। उसके बाद आप राइटिंग करेंगे ताकि जो भी आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज है उनको आप अपने पेपर में अच्छे से लिख सके। उसके बाद आपको लिटरेचर का सेक्शन करना है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह होते हैं और क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। क्वेश्चन आंसर्स आप प्रिटी इजी, बस आपको जो स्टोरी दिमाग में है उसे अच्छे से लिख दीजिए। राइटिंग का ख्याल रखिएगा, राइटिंग कैन चेंज योर मार्क्स टू अ वेरी गुड एक्सटेंट। आपका पेपर, अगर आपके आंसर्स एवरेज है बट इफ योर राइटिंग इज वेरी गुड देन दे कैन डेफिनेटली इंक्रीज योर मार्क्स। पता है पहले मुझे भी आपकी तरफ बोर्ड से बहुत डर लगता था, लेकिन जब मैंने एक बोर्ड दे दिया और मेरे जैसे मार्क्स आए हैं, यू कैन सी माई मार्क्स, इंग्लिश में 96 है, हिस्ट्री में 99, पॉलिटिक्स में 100, ज्योग्राफी में 100, पेंटिंग में 100, इकोनॉमिक्स में 97, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में इतने अच्छे नंबर आए हैं मेरे। मतलब आपको थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यू कैन डू वेरी गुड, एंड इंग्लिश में यू विल बी डेफिनेटली डूइंग गुड। डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड आपको डर लग रहा होगा, बट जब डर लग रहा है तो वही तो बात है ना, जब सबको डर लग रहा है तो वो लोग टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, टेंशन ले रहे होंगे, बट देयर कम्स द डिफरेंस। आपको ऊपर उठना है उन सबसे और अपना पूरा झोंक देना है तैयारी में। जितने भी दिन बचे हैं, 10 दिन, 15 दिन, आपको पूरा अपना बेस्ट देना है। यू विल बी डूइंग द बेस्टेस्ट इन योर एग्जाम। सो आई एम गिविंग यू अ वेरी ऑल द बेस्ट। और जो पूरी स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, आई होप आपने स्ट्रेटेजी को लिख लिया होगा और इस स्ट्रेटेजी को अभी से, आज से फॉलो करेंगे। बिल्कुल भी प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है कि पेपर अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा। पेपर अच्छा बुरा हमारे हाथ में नहीं है। अभी हमारे हाथ में क्या है? अभी हमारे हाथ में है कि हम अपनी तैयारी में अपना पूरा बेस्ट दें। तो इसीलिए जुट जाइए तैयारी में। मैं ये लिख के देती हूँ कि आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में लाइफ तक के आज से सबसे ज्यादा नंबर आएंगे। जैसे मेरे बोर्ड्स एग्जामिनेशन में 99% आए थे, एंड दिस इज द हाईएस्ट मार्क्स दैट आई हैव एवर अचीव्ड इन माय लाइफ।
तो इसीलिए आपके रिपोर्ट में अच्छे नंबर आएंगे। बस क्या करना है, आप अपनी तैयारी में अच्छे से जो जाना है, जितना टाइम बचा है उसमें पूरा बेस्ट देना है। 10 घंटे 11 घंटे पढ़ना पड़े तो पढ़िए, अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, रिग्रेट करने के बाद तो नहीं होगा ना कुछ भी। तो इसीलिए अभी आपके पास हाथ में टाइम है, अपना बेस्ट दीजिए। ये प्रॉपर पूरी स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गई होगी। आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आई वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। कोई और स्ट्रेटेजी वीडियो, किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, कुछ सैंपल पेपर एनालिसिस वगैरह चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसमें वीडियोस बना दूंगी। कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ऑल्सो आई विल बी अटैचिंग द लिंक ऑफ टेलीग्राम ग्रुप इन माई डिस्क्रिप्शन, जहां पे आप अपने उस टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और उसमें कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। अ वेरी ऑल द बेस्ट टू योर प्रिपरेशन, यू विल बी ट्रैकिंग इट टू द वेरी बेस्ट। सो that's brought you to the end of the video. Thank you. I hope you enjoyed the video. If yes, please like the video, share it to your friends who are in the need of this video, and subscribe to the channel. Thank you. This is Palak Agrawal signing off.